तो कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से। साशा और उसके हस्बैंड दोनों को ही रॉक क्लाइंबिंग चैलेंजेस बहुत ज्यादा पसंद हैं। ये लोग नॉर्वे की एक वर्टिकल पहाड़ी को सर करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। साशा के हस्बैंड ने तो 1-2 मरतबा किया हुआ है, लेकिन साशा कई मरतबा इसमें नाकाम रही है और अब उसने जिद बना ली है कि वो इस चोटी को सर करके ही रहेगी। इनके पास इस वर्टिकल पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए सारे सेफ्टी मेजर्स हैं, यहाँ तक कि लटकने वाला कैंप भी है, ताकि थकने पर इन्हें वापस नीचे ना उतरना पड़े, बल्कि ये बीच रास्ते में ही आराम कर पाएं। सुबह होते ही साशा अपना टेंट पैक किए उस पहाड़ी को सर करने की कोशिशों में लग जाती है, लेकिन हर बार एक खास पॉइंट पर आकर वो फंसती रहती है और नीचे गिरती रहती है। उसके हस्बैंड उसे समझाने की कोशिश भी करते हैं कि थोड़ा ब्रेक ले लो, लेकिन वो तो जिद पर अड़ गई थी। तूफान भी आने वाला था। इस टाइम जज्बात में वो कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। इस टाइम उसके हस्बैंड उसे बहुत ज्यादा समझा बुझा कर यहीं पर टेंट लगाकर ये दोनों दोबारा से आराम करने लगते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि तूफान के जाते ही ये लोग दोबारा से इस पहाड़ी को सर करने की कोशिशों में लग जाएंगे। मजबूरन साशा मान तो जाती है, लेकिन उसका जुनून ठंडा होने को नहीं आ रहा था और इस टाइम उसके हस्बैंड को किसी अनहोनी का अंदाजा हो रहा था। का दिल घबरा रहा था। अपने लकी कंपास को देखते हुए उसे एक पल को ऐसा लगता है कि जैसे अब ये उसका आखिरी सफर, आखिरी चढ़ाई हो, पर वो अपनी सोचों को झटक देता है। कुछ ही पल गुजरते हैं कि तूफान और भी ज्यादा भयानक हो जाता है और इनका यहाँ पर लटके रहना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो समझ जाता है कि उन्हें नीचे उतरना होगा, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है। वो मुश्किल से साशा को समझाता है और कहता है अभी के लिए हमें नीचे चलना चाहिए, ये चोटी कहीं नहीं जा रही, कल को भी ये यहीं होगी, तुम कल को आकर इसके ऊपर चढ़ जाना। साशा अभी भी मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि नीचे जाने पर उसकी बहुत सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। पर टॉमी वादा करता है कि कल को वो उसे खुद सपोर्ट देते हुए यहाँ तक चढ़ा देगा, ताकि उसकी ताकत आगे की पहाड़ी सर करने के लिए यूज हो सके। ये बातें सुनने के बाद मुश्किल से ही सही साशा मान जाती है और ये लोग टेंट समेट कर नीचे उतरने की कोशिश करने लगते हैं। तूफान की हवाएं बहुत ज़्यादा तेज थी, लटके हुए भी इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और ऊपर से अब बहुत ज़्यादा अंधेरा भी हो गया था। ये मुसीबतें अभी कम नहीं थी कि ऊपर से पहाड़ टूटकर नीचे गिरने लगे। ये देखते हुए टॉमी बहुत ज़्यादा डर जाता है और पहले साशा को नीचे उतरने को कहता है। साशा नीचे उतरकर एक बड़े पत्थर के नीचे पनाह ले लेती है, लेकिन ऊपर साशा का हस्बैंड बच नहीं पाता। बड़े बड़े पत्थर उसके ऊपर आकर गिर जाते हैं और वो बैलेंस खोते हुए नीचे की तरफ गिर जाता है। इस टाइम उसकी जो गेर रस्सी थी वो साशा के हाथ में थी। साशा ने अपनी भी रस्सी को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन इस तरह वो एक ही वक्त में दोनों को नहीं बचा सकती थी। अगर ऐसे ही वो अपने हस्बैंड को पकड़ कर रखती तो जल्द ही ऊपर से आने वाले पत्थर उससे भी टकरा जाते, वो अपने आप को भी ना संभाल पाती और इस तरह दोनों की मौत हो जाती। ऊपर से इस टाइम उसका हस्बैंड कुछ बोल भी नहीं रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो जिंदा भी है या मर गया। एक पल को उसके जहन में आया, हो सकता है कि वो बेहोश हो और रेस्क्यू करने पर उसे बचाया जा सके, लेकिन क्या हुआ करके वो मर गया हो। ऐसे में क्या साशा को अपनी जान नहीं बचानी चाहिए? फैसला करने के लिए उसके पास सिर्फ चंद ही सेकंड थे। आखिर वो अपने दिल पर पत्थर रखते हुए अपने हस्बैंड की गेर रस्सी को छोड़ देती है, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड नीचे पहाड़ियों पर गिर जाता है और यहीं उसकी कहानी खत्म हो जाती है। उसके हस्बैंड के नीचे गिरते ही साशा का अपना हार्नेस भी खुल गया था। वो भी नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन उसने अपने आप को चट्टानों से पकड़कर बचा लिया और उसके बाद क्या हुआ ये नहीं दिखाया गया। सीन यहीं से कट होकर हमें 5 महीने बाद का सीन दिखाया गया। यहाँ हम साशा को वापस अपने घर देख रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा उदास है और इस गिल्ट में है कि उसके हस्बैंड की मौत उसकी वजह से हुई। उस दिन के बाद से उसने माउंटेन क्लाइंबिंग बिल्कुल छोड़ दी है और अब वो जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये गिल्ट उसे जीने नहीं देता। अब वो फैसला करती है कि वो कोई और ऐसा एडवेंचर करेगी जिसमें वो अकेली जाए और अपने साथ यादें बना सके। पहले जितने भी उसने एडवेंचर किए थे वो अपने हस्बैंड के साथ किए थे और उन्हीं यादों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब वो अपने साथ यादें बनाना चाहती थी। इस टाइम पहाड़ों पे चढ़ने का तो उसका जुनून खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी उसके हस्बैंड का लकी कंपास उसी के पास है। अब साशा एक जंगल के अंदर जाने का प्लान बनाती है और यहाँ पर एक फॉरेस्ट ऑफिसर उसे वार्न भी करता है कि अकेले जंगल के अंदर मत जाना। जंगल के अंदर बहुत से खूनखार जानवर हैं और बहुत से लोग जो जंगल के अंदर जाते हैं वो वापस नहीं आ पाते। वो उसे मिसिंग लोगों के पोस्टर भी दिखाता है, लेकिन यहाँ साशा सुनने को तैयार ही नहीं थी। खैर वो अपनी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवा लेती है और निकल पड़ती है। थोड़ी ही दूर उसे एक स्टोर मिलता है जहाँ से उसे जरूरत का सामान लेना था। इस शॉप के अंदर उसे 2 लड़के तंग करने लग जाते हैं और तभी यहाँ पर बेन की एंट्री होती है, जो यहाँ पर जैकी सप्लाई करने के लिए आया था। वो उन दोनों गुंडों को ढिलाकर भगा देता है और साशा की इस तरह हेल्प करता है। थैंक यू के तौर पर साशा
उसके जर्की के पैकेट खरीद लेती है। वैसे भी ये ड्राई मीट था जो मुश्किल में उसके काम आने वाला था। अब वो आकर वापस अपनी कार में बैठती है तो उसे पता चलता है कि अचानक से उसकी कार का GPS खराब हो गया है। वो हैरान हुई थी कि अभी तक वो सही काम कर रहा था। बेन अपनी कार में बैठा हुआ था इस टाइम। वो उसे देखता है परेशान तो उससे पूछता है क्या हुआ। साशा जब अपनी मुश्किल बताती है तो वो उसे एक रोड मैप देता है। ये जंगल का मैप था। इस मैप के अंदर उसे वो 2 रास्ते बताता है। एक रास्ता वो था जिसमें वो बहुत आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकती थी और वो बहुत आसान भी था, जबकि दूसरा रास्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और बहुत लंबा था। लेकिन इसकी अच्छी बात ये थी कि इसके दौरान बहुत सारे एडवेंचर्स और बहुत सारे नज़ारे उसे देखने को मिल जाते। बेन कहता है अब चॉइस तुम्हारी है, तुम कौन सा रास्ता लो। साशा उससे थैंक यू कहती है और आगे बढ़ जाती है। उसने फैसला किया था कि वो लंबा रास्ता लेगी क्योंकि एडवेंचर्स तो उसे भी बहुत पसंद है। रात होने पर वो वहीं रास्ते में स्टे करती है और कैंप लगा लेती है, लेकिन यहाँ पर भी उसे वही लड़के मिल जाते हैं जो शौक में उसे तंग कर रहे थे। इसीलिए वो अपनी कार के अंदर जाकर अपनी कार लॉक कर लेती है और जब लड़कों को कोई रिस्पांस नहीं देती तो तंग आकर वो लड़के भी यहाँ से चले जाते हैं और तब जाकर वो सुकून की नींद सो पाती है। खैर सुबह होते ही वो एक छोटी सी बोट लिए यहाँ नदी में एडवेंचर के लिए निकल जाती है। काफी देर तक वो इस बोट को चलाती रहती है और जब वो इस नदी के किनारे पर पहुंचते हैं तो उसे यहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों का सामान पड़ा था और उन लोगों की पिक्चर्स भी पड़ी थी जिन लोगों की मिसिंग पिक्चर्स उसने फॉरेस्ट स्टेशन के अंदर देखी थी। खैर वो इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब तक वो काफी थक चुकी थी, इसलिए वो यहीं पर टेंट लगा लेती है और सो जाती है। कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है अनजाने से शोर से। उसे आहट हुई थी जैसे उसके पास कोई आया। उसने टेंट से बाहर निकल कर देखा तो सच में यहाँ कोई आया था जो उसका बैग चुरा कर भाग गया। इसी दौरान जब वो टेंट के अंदर जाने की कोशिश करती है तो देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप था। ये देखकर वो डर जाती है। सांप की वजह से अब वो ये सामान पैक भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो अपनी बोट लिए यहाँ से वापस जाने लगती है। कुछ ही दूर जाने पर उसे एक और कैंप दिखाई देता है। वो यहाँ जाने का फैसला करती है क्योंकि अब उसका बैग उसके पास ना होने की वजह से यहाँ सर्वाइव करने की उसके पास चीजें नहीं थी और वो किसी की हेल्प लेना चाहती थी। और ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई कि ये कैंप किसी और का नहीं बल्कि बेन का था जो पहले रास्ते में उसे मिला भी था। यहाँ पर जैन उसका अच्छे से वेलकम करता है और उसे कहता है टेंशन मत लो। साशा उसे बताती है कि मेरा सारा सामान गुम हो गया है तो वो उसे रिलैक्स करते हुए कहता है कोई जंगली जानवर ले गया होगा। अब वो उसे यहाँ पर फिश ग्रिल करके खिलाता है और यहाँ पर उनकी बातें शुरू हो जाती हैं। अब बेन उससे पूछता है कि तुम जंगलों में हाइकिंग कब से कर रही हो। साशा कहती है ज्यादा टाइम नहीं हुआ। वो उससे अपनी असल आइडेंटिटी छुपाना चाहती थी कि वो पहले माउंटेन क्लाइंबिंग किया करती थी, लेकिन यहाँ वो उसी के मुंह से ही सुनकर हैरान हो जाती है कि बेन को तो पहले से ही पता था कि वो माउंटेन क्लाइंबिंग करती है। इस पॉइंट पर उसे डर लगने लगता है क्योंकि बेन को उसके बारे में सिर्फ एक ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी चीजें याद थी और अब कहीं ना कहीं उसे गेम समझ आने लगती है कि असल में बेन उसका दोस्त नहीं है बल्कि उसका दुश्मन ही है। वो उसे अपना शिकार बनाना चाहता था और इस बात को साशा समझ नहीं पाई। गाड़ी में अचानक से बेन के आते ही GPS का खराब हो जाना, फिर बेन का बड़ा रास्ता बताना, उस बड़े रास्ते से होते हुए साशा का यहाँ तक आना और रास्ते में लोगों के मिसिंग पोस्टर्स को देखना। वो गेम समझ रही थी कि जरूर बेन ने ही उसके साथ कुछ किया होगा। अभी उसे कुछ कंफर्म नहीं था, हो सकता था कि वो गलत भी हो, लेकिन तभी बेन उसी का बैग लाकर उसी के सामने फेंक देता है और साशा को पता चलता है कि वो जो कुछ सोच रही थी वो सच था। बेन ने ही उसे प्लान के तहत फंसाया था। इससे पहले कि साशा कुछ और सोच पाती वो यहाँ पर एक क्रॉसबो भी ले आता है और एक स्पीकर ऑन कर देता है। वो साशा से कहता है इस कहानी के खत्म होने तक तुम जितना दूर भाग सकती हो भाग जाओ, मैं तुम्हारा शिकार करूंगा और यही मेरा सबसे पसंदीदा खेल है। तुम्हारे बैग में मैंने कुछ सप्लाईज रख दी हैं जो तुम्हारे काम आएंगी, लेकिन याद रखना तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगी। बिना कुछ सोचे समझे वो बैग उठाकर यहाँ से भाग निकलती है और अपनी छोटी सी बोट पर बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश कर ही रही होती है कि घबराहट में वो गलत डायरेक्शन में मुड़ जाती है। सामने एक झरना था, वो वहाँ से नीचे गिर गई। इस सब में उसकी बोट भी उससे छूट गई और वो जख्मी भी हो गई, पर अभी वो ज्यादा दूर नहीं गई थी बेन से। वो जल्दी से नदी से बाहर निकलती है, अपने कपड़े बदलती है और दोबारा जब भागना शुरू करती है तो उसे एक फैमिली की आवाज आती है जो किसी से मदद मांग रहे थे। वो उस आवाज की डायरेक्शन में गई तो पता चला कि वहाँ पर एक फोन रखा हुआ था और फोन के अंदर एक फैमिली की वीडियो चल रही थी जो इसी नदी के किनारे आए थे बिल्कुल साशा की तरह एंजॉय करने और बेन का ही शिकार बन गए। बेन ने इस टाइम ये फोन एक ट्रैप के तौर पर लगाया हुआ था और खुद वो यहाँ पीछे खड़ा था। इस फैमिली को देखकर साशा को ये भी याद आता है कि ये वही फैमिली है जिसके मिसिंग पोस्टर उसने देखे थे। बेन ने ही इसका भी शिकार किया।
انہیں دیکھ کر وہ سمجھ جاتی ہے کہ بین بہت ہی زیادہ ظالم آدمی ہے۔ دور بین جو اپنے لگائے اسی جال کے پاس نشانہ تانے بیٹھا تھا، وہ جیسے ہی اپنا کراس بو چلاتا ہے تو ساشا نیچے بیٹھ جاتی ہے اور یہ تیر اسے نہیں لگتا۔ یہاں پہ رکنا اور خطرناک ہو سکتا تھا کیونکہ اگلا بار بین یہاں قریب آ کر دیتا۔ ساشا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہاں سے بھاگتی ہے اور بین لگاتار پہاڑی کے اوپر کی طرف سے اس کے اوپر تیر چلاتا رہتا ہے، جن سے وہ جیسے تیسے کر بچتی رہتی ہے۔ وہ یہاں کہیں پناہ لینے ہی والی تھی، لیکن اس سے پہلے بین کا آخری تیر اس کی ٹانگ پہ لگ گیا۔ وہ زخمی ہو گئی اور لڑکھڑاتے ہوئے وہاں سے نیچے گری۔ پھر وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ پائی اور آخر یہ ہوا کہ وہ ایک ندی میں بھی گر گئی۔ ندی میں بڑے بڑے پتھر بھی تھے جو ساشا کے سر پر لگے۔ وہ بری طرح زخمی ہوئی، پر اپنی جان بچانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو بہت مشکل سے ہوش میں رکھا۔ اپنی پوری ہمت اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو تیز بہاؤ سے نکالا اور وہ اب ایک کنارے پر بھی فائنلی آ چکی تھی۔ یہاں اس کے ہاتھ میں ابھی تک بین کا فون تھا۔ وہ اس سے ریسکیو بلا سکتی تھی، بہت کچھ کر سکتی تھی، لیکن اس کی بری قسمت کہ فون ٹوٹ چکا تھا اور خراب بھی ہو چکا تھا۔ اب وہ یہاں بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے سانس نکالتی ہے، کھانا کھاتی ہے، کپڑے بدلتی ہے اور دوبارہ سے بھاگنے لگ جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ بین ابھی بھی اسی کے پیچھے ہے۔ اس ٹائم وہ دو چٹانوں کے درمیان میں بھاگ رہی تھی۔ آگے جانے پر چٹان والا راستہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ چٹان کے اوپر چڑھ جاتی ہے۔ پہلے وہ نیچے کی طرف بھاگ رہی تھی تو بین اوپر سے نیچے کی طرف نظر رکھ رہا تھا اور اس کے لیے نشانہ لگانا بھی آسان تھا۔ ساشا کو لگ رہا تھا کیونکہ اب وہ بھی بین کے لیول پر آ گئی ہے تو بین کا اسے دیکھنا اور اسے نشانہ لگانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اب اپنی دوربین کا استعمال کرتے ہوئے دیکھتی ہے کہ اس کی بوٹ یہیں پر گری ہوئی تھی اور اب وہ اسی سے بین کو بھی دیکھنے لگتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ بین اس ٹائم اس سے زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ اس جنگل کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ وہ ہمیشہ شارٹ کٹ راستوں سے پہلے ہی وہاں پہنچ جایا کرتا تھا جہاں ساشا بہت سٹرگل کے بعد پہنچتی تھی۔ اس سے پہلے کہ اب ساشا کو زیادہ سمجھ پاتی یا جنگل کا کوئی راستہ چن پاتی، بین اسے دیکھ لیتا ہے اور گھبراہٹ میں اس کی دوربین بھی گر جاتی ہے۔ زیادہ دور وہ جا نہیں سکتی تھی۔ اس ٹائم اس نے ہوشیاری دکھائی، جس چٹان کے اوپر وہ آئی تھی وہ اسی چٹان کے اندر چلی گئی اور ایک پتھر کے نیچے چھپ گئی۔ بین اسے ڈھونڈ نہیں پایا اور اس طرح اس مرتبہ کے لیے اس کی جان بچ گئی۔ بین کے جانے کے بعد وہ آہستہ سے باہر نکلی اور چھپتے چھپاتے وہ بین کے کیمپ تک پہنچ گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ بین کا اپنے کیمپ میں تو دھیان ہوگا نہیں تو وہاں وہ اسے پکڑے گا نہیں، لیکن یہاں تو چیزیں دیکھ کر وہ بہت ہی زیادہ حیران ہو گئی تھی۔ بین یہاں بہت ہی آرام سے نہا رہا تھا، جیسے اسے کسی چیز کی جلدی ہی نہ ہو یا جیسے اسے یقین ہو کہ ساشا اس کے ہاتھ سے نکل کر کہیں نہیں جانے والی۔ ساشا اب بہت ہی احتیاط سے پانی میں اتر جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کی بوٹ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ وہ اس کی بوٹ لے کر یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن وہ ایسا بھی کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتی کیونکہ یہاں ایک ٹوسٹ ریویل ہوتا ہے کہ یہ سب بھی بین کا ہی ایک بنایا پلان تھا۔ بین جانتا تھا کہ لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں کہ دشمن کے کیمپ میں چھپنے سے ان کی جان بچ جائے گی، اسی لیے اس نے یہاں پر بھی بہت سے ٹریپ لگائے ہوئے تھے اور انہی میں سے ایک ٹریپ کے اندر ساشا پھنس جاتی ہے۔ جال میں اس کے پھنستے ہی وہ پھڑپڑاتی ہے اور بین کو اس کے یہاں آنے کا پتہ چل جاتا ہے۔ بین فوراً ہی رسی کھینچتا ہے، اسے پانی سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور اس دوران ساشا جلدی سے اپنے بیگ سے پیپر سپرے نکال لیتی ہے اور اس کی آنکھوں میں مارتے ہوئے اپنے آپ کو چھڑوا کر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جس دوران بین بھی اپنا منہ دھو کر اپنے آپ کو نارمل کر لیتا ہے۔ وہ دوبارہ سے ساشا کی رسی کو کھینچتا ہے اور ساشا دوبارہ سے پیپر سپرے اٹھا لیتی ہے، لیکن یہ دیکھتی ہے کہ اس سے پہلے بین نے بھی کراس بو اٹھا لیا تھا اپنا۔ وہ یہاں سے اس کا پیپر سپرے دور پھینکنے کو کہتا ہے اور ساشا اس کے کہنا ماننے کے لیے مجبور بھی ہو جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی پیپر سپرے پھینکتی ہے تو بین اس کا ٹریپ بھی کھول دیتا ہے۔ وہ حیران تھی، اس ٹائم بین نے اسے مارا نہیں۔ وہ کنفیوز ہو گئی۔ اس نے بین سے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ کوئی گیم کھیل رہے ہو؟ بین ہنستے ہوئے اسے جواب دیتا ہے، نہیں، یہ گیم نہیں ہے، یہ ایک ریچول ہے۔ اب وہ ساشا کے ہاتھ پاؤں کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے، دیکھو یہ تمہاری اپنی چوائس ہے کہ تم یہاں پر آؤ۔ میں نے تمہیں دو راستے بتائے تھے، ایک آسان تھا ایک مشکل، تم نے خود ہی مشکل راستہ چنا اور یہاں پر آئی۔ اگر تم نے عقل مندانہ فیصلہ لیا ہوتا اور شارٹ راستہ لیا ہوتا تو تم اب تک اپنی منزل پہ ہوتی، میں تمہیں کچھ بھی نہ کرتا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، یہ شکار کا ریچول ہے، تم میرا شکار تھی اور تم خود آ کر میرے جال میں پھنسی۔ رات بھر کے لیے وہ ساشا کو یہاں پر باندھ دیتا ہے اور اس سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ بارش میں بھیگی ہوئی ساشا بہت زیادہ بیمار بھی پڑ جاتی ہے، لیکن بین اس کے اوپر رحم نہیں کھاتا اور اسے کہتا ہے کہ ریچولز بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں، میں اپنے ریچولز کے ہاتھوں مجبور ہوں، یہ ریچول ہی مجھے یاد دلاتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ وہ یہاں پر اسے بتاتا ہے کہ میں ایک ایسے ٹرائب سے تعلق رکھتا ہوں
जो बहुत ज़्यादा दर्द सहने के बाद अपने आप को इस काबिल बनाते हैं कि वो किसी का शिकार कर सकें। हम बहुत ज़्यादा दर्द सहते हैं और दर्द सहने के बाद दांतों को घिसकर नुकीला बनाते हैं ताकि हम अपने शिकार को आसानी से खा सकें। इस टाइम उसकी बातों से साशा समझ गई थी कि वो एक कैनिबल ट्राइब से ताल्लुक़ रखता है, यानी वो इंसानों को मार कर खाने वाला है। खैर अगली सुबह वो साशा को अपनी बोट में बिठाए किसी सफर के लिए निकल जाता है। वो साशा को बताता है कि साशा का यहाँ आना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। साशा के यहाँ आने की उसने पहले से ही पूरी प्लानिंग की हुई थी। वो बताता है कि जब तुमने फॉरेस्ट स्टेशन में अपना नाम लिखवाया था यहाँ हाइकिंग करने के लिए, तभी से मैं तुम्हारे बारे में सर्च करने लगा था। मुझे पता चला कि तुम एक माउंटेन क्लाइंबर थी और फिर अपने हस्बैंड के मरने के बाद तुमने वो छोड़ दी। उस टाइम ऐसा क्या हुआ था? साशा उसे कहती है वो सिर्फ एक हादसा था। पर टॉमी इसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वो उसे टीज भी कर रहा था, तंग भी कर रहा था। वो कहता है तुमने ही मारा था अपने हस्बैंड को। साशा कुछ नहीं बोलती और बेन तब उसे कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे हस्बैंड एक बहुत ही माहिर माउंटेन क्लाइंबर थे। इस तरह किसी हादसे में उनका मर जाना मानने वाली बात नहीं है। जिस टाइम पर बेन ये सारी बातें कर रहा था उस दौरान साशा का ध्यान बोट में पड़ी हुई एक मेटल रॉड की तरफ था। वो इसे उठाने ही वाली थी पर बेन ने एक और मर्तबा देख लिया और साशा की खराब किस्मत की वजह से वो एक और मर्तबा बेन की बेरहमी का शिकार बन गई। बेन ने उसे पानी के अंदर फेंक दिया और उसे रस्सी से बांध दिया। आगे के पूरे रास्ते में वो साशा को पानी के अंदर तैरते हुए घसीटते हुए लेकर आया। इस दौरान साशा को बहुत सारी चोटें भी लगी। साशा अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो रस्सी से बंधी थी और उसकी मूवमेंट्स बोट के साथ चल रही थी। एंड पर जब ये लोग मंजिल पर पहुंचते हैं तब साशा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। आखिरकार बेन उसे एक गार के अंदर लेकर पहुंचता है और यहाँ जाकर साशा के होश ही उड़ जाते हैं। वो सारे लोग जिनके फॉरेस्ट स्टेशन के अंदर मिसिंग पोस्टर लगे थे वो यहाँ पे थे, मरे हुए। नंगा कर उन्हें बेन ने लटका रखा था और उनकी बॉडी के ऊपर नमक लगाया हुआ था। बेन असल में इन लाशों को सुखा रहा था ताकि इनका सूखा हुआ मीट जाकर वो बेच सके। अब साशा को समझ आई थी जो जर्की वो खा रही थी वो किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का गोश्त था। ये सोचते ही उसे उल्टी आने लगती है। साशा बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। यहाँ पर बेन साशा को बताता है हमारे ट्राइब का मानना है अगर तुम्हें किसी की सोल अच्छी लग जाती है और तुम उसे हमेशा अपने पास रखना चाहते हो तो तुम्हें उसका लिवर खाना पड़ता है। तुम्हें पता है अपनी मॉम की सोल को हमेशा अपने पास रखने के लिए मैंने सबसे पहले अपनी मॉम को ही मारा था और फिर उनका लिवर खा लिया था। वो यहाँ पर उसे उसकी मॉम की डेड बॉडी भी दिखाता है और साशा हैरान हो जाती है कि वो कितना सफाक इंसान है। वो साशा को बताता है तुम बहुत हिम्मत वाली हो, जितनी देर तुम भागी और जितना टफ टाइम तुमने मुझे दिया इतना आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया। तुम्हारी सोल मुझे पसंद आई है और मैं तुम्हारी सोल को अपने पास रखना चाहूंगा, इसीलिए सबसे पहले मैं तुम्हें मार कर तुम्हारा लिवर खाऊंगा। इस टाइम वो साशा को अपने दांत भी दिखाता है जो उसने बिल्ली की दांतों की तरह तेज किए हुए थे। ये सारी बातें करते हुए वो साशा को भी मारने के लिए तैयार कर रहा था। जैसे ही वो चाकू लेकर साशा के पास आया साशा का लिवर काटने के लिए, साशा ने उसके कान पर जोर से काट लिया और अपनी रस्सियां तुड़वाते हुए वो यहाँ से भाग गई। साशा पानी के रास्ते ही आगे जाना चाहती थी। उसने पानी में जंप लगा ली लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसकी रस्सी तो अभी भी बेन के साथ बंधी हुई है और बेन भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। वो यहाँ एक पत्थर से उस रस्सी को काट देती है और अपने आप को बेन से आजाद करवाती है। बेन से आजाद होते ही साशा ने पूरी तरह से स्विम करना शुरू कर दिया था जबकि बेन वो एक झरने से नीचे गिर चुका था। पत्थर पर सर लगने की वजह से जल्द ही वो बेहोश हो गया और साशा को आगे जाने का एक और मौका मिल गया। यहाँ बेन का बेहोश हुआ जिस्म बेजान हुआ ऊपर की तरफ आ गया था। साशा को पता चल गया कि वो बेहोश है। वो इसका काम खत्म ही करने वाली थी एक पत्थर उसके सर पर मारकर, लेकिन यहाँ अचानक ही बेन को होश आ गया और बेन ने उसे पकड़ लिया। वो उसे अब किनारे पर लाकर उसका गला दबाने लग जाता है। साशा मरने ही वाली होती है पर अचानक ही बेन को खुद ब खुद उस पर रहम आ जाता है और वो उसे छोड़ देता है, यहाँ तक कि वो खुद उसे रिवाइव भी करता है। इस पॉइंट पर वो दोबारा उसके साथ कुछ करता, साशा मौके का फायदा उठाते हुए उसे अपने से साइड पर कर नीचे फेंक देती है और यहाँ एक पत्थर उठाकर वो उसकी टांग तोड़ देती है। दर्द से वो बिलबिला उठा था। इस टाइम चल फिर भी नहीं पा रहा था। साशा भी इस टाइम बहुत ज्यादा थक चुकी थी इस पूरी लड़ाई की वजह से। काफी मर्तबा वो जख्मी भी हुई थी। वो अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलना चाहती थी लेकिन चंद ही कदम चलकर उसकी भी सारी हिम्मत जवाब दे देती है और वो भी यहीं गिर जाती है। कुछ ही देर में रात भी हो जाती है और ये दोनों कुछ ही फासले पर यहीं लेटे रहते हैं। इस टाइम बेन अपने हाथ में मजबूती से ये चाकू पकड़े लेटा हुआ था क्योंकि अब वो जानता था कि ताकत उसके हाथ में नहीं रही बल्कि अब वो साशा का शिकार बन चुका है। पहले जहाँ साशा चुप थी और वो उसे अपनी मर्जी की बातें सुना रहा था, अब ये सारा चक्कर उल्टा हो चुका था।
اب ساشا اسے کہانی سنانے لگتی ہے اور کہتے ہیں تم جانتے ہو اس دن جس دن میرے ہسبینڈ کی موت ہوئی اس دن میری ہی ضد تھی اس پہاڑ پر لٹ کے رہنا، اور پھر جب طوفان آیا اور ہم لوگ نیچے آ رہے تھے تب میرے ہسبینڈ کی رسی میرے ہی ہاتھ میں تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو میں اس کی جان بچا سکتی تھی، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے میں نے اس کی رسی چھوڑ دی۔ مجھے آج بھی نہیں پتا کہ وہ اس دن زندہ تھا یا مر گیا، لیکن آج تک مجھے یہی گلٹ ستا رہا ہے کہ اپنے ہسبینڈ کی موت کی ذمہ دار میں خود ہوں۔ خیر ایسے ہی باتیں کرتے کرتے صبح ہو جاتی ہے، اور صبح ہوتے ہی ساشا بین کے ساتھ ایک ڈیل کرتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ ایک ورٹیکل چٹان ہے، یہاں پر چڑھنا مشکل ہے، لیکن یہاں پر چڑھ کر جنگل کا سارا راستہ 1 منٹ میں پار ہو جائے گا، اور میں اسے اکیلے پار نہیں کر سکتی۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہاری جان بخش دوں گی، نہیں تو میں اکیلے بھی یہ کر سکتی ہوں، لیکن اس میں مجھے ذرا زیادہ وقت لگے گا، اور اس سے پہلے مجھے تمہارے سے بھی تو خطرہ ہے، لیکن میں تمہارے مرنے کا انتظار کر سکتی ہوں کیونکہ تمہاری ٹانگ کا زخم بہت زیادہ برا ہے، اور انفیکشن کی وجہ سے تم زیادہ دیر زندہ بھی نہیں رہ پاؤ گے۔ ساشا کی باتیں سن کر بین کو آج پہلی مرتبہ ڈر لگا تھا، اور وہ ساشا کے ساتھ ڈیل کرنے پر راضی ہو گیا تھا، لیکن ایک شرط پر۔ وہ ساشا سے کہتا ہے کہ تم مجھے اپنے ہسبینڈ کی طرح نیچے نہیں گراؤ گی۔ ساشا اس کی بات مان جاتی ہے اور اوپر چڑھنے لگتی ہے، لیکن بین پر بھی اسے یقین نہیں تھا۔ کافی اوپر چڑھنے پر وہ اپنے ہرنس سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگی تاکہ وہ بین کو نیچے گرا دے، اور یہ چیز بین نے محسوس بھی کر لی۔ ساشا کو مزے چکھانے کے لیے وہ ساشا کی رسی کو کھینچ لیتا ہے اور ساشا نیچے لٹک جاتی ہے۔ اس ٹائم وہ ساشا سے کہتا ہے کہ اگلی مرتبہ تم نے ایسی کوئی بھی غلطی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں یہاں سے نیچے گرا کر مار دوں گا، لیکن ساشا اس سے کہتی ہے تم نے غلط سمجھا، میں تو صرف ہارنس ریسیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تم مجھے اگر اوپر چڑھنے دو گے تبھی میں تمہیں اوپر لے کر جا پاؤں گی۔ اوپر چڑھتے ہوئے اب ساشا اسی پوائنٹ پر آ چکی تھی جس پوائنٹ کو وہ کبھی بھی پار نہیں کر پائی تھی۔ اس طرح کی چٹان اور پہاڑی کو وہ کبھی پار نہیں کر پاتی تھی، اور یہی اس کی کمزوری تھی۔ آج بھی وہ یہیں آ کر پہلے بیٹھ جاتی ہے، جس کے بعد وہ اپنے ہرنس کو یہاں درخت کی ایک ٹہنی سے باندھ دیتی ہے، اور اس کے بعد اپنے ہرنس کو ڈھیلا کرنے لگتی ہے۔ اصل میں وہ بین کو گرانے کا پلان کر رہی تھی، اور بین یہ سمجھ بھی گیا تھا۔ بین اسے بھی اپنے ساتھ گرانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ساشا کو کھینچ پاتا، ساشا اس کا ہرنس اس پیڑ کی رسی سے بھی چھوڑ دیتی ہے، اور وہ نیچے گر جاتا۔ جس طرح سے اس کے ہسبینڈ کی موت ہوئی تھی اس طرح سے ہی اس نے بین کی جان لے لی تھی۔ بین کا خطرہ اب ٹل چکا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اتنی اونچائی سے گرنے کے بعد وہ زندہ نہیں بچا ہوگا۔ تھک کر وہ اسی چٹان پر بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ اس چٹان کو پار کرنے کے لیے اسے زیادہ ہمت کی ضرورت ہے۔ اس کا ہرنس بھی اب بین کے ساتھ نیچے گر چکا تھا، اب تو اس کے پاس کوئی سیفٹی میئر بھی نہیں تھا۔ اگر وہ اس چٹان کو آج پار نہ کر پاتی تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ بس یہی وہ ہمت تھی جو اسے چاہیے تھی۔ اپنی جان کو بچانے کے چکر میں آج وہ اس مشکل چٹان کو بھی سر کر جاتی ہے، اور فائنلی اوپر چڑھ کر سکون کا سانس لیتی ہے۔ اس ٹائم اس کے اندر بہت سارے ایموشنز تھے، خوشی کے، جیت کے، ایک ناکام چیز کو کامیاب بنانے کے، اور سب سے زیادہ اپنی جان کے بچ جانے کے۔ اس ٹائم وہ خوش تھی، اور اسے احساس بھی تھا کہ ابھی خطرہ پوری طرح ٹلا نہیں تھا، وہ ابھی جنگل کے اندر ہی تھی، اور باہر جانے کے لیے اسے اور بھی بہت زیادہ ہمت کی ضرورت تھی۔ لیکن اتنی ساری مشکلیں پار کرنے کے بعد اب قسمت اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ سامنے آتی ہوئی ایک گاڑی اسے دیکھ لیتی ہے اور اسے ریسکیو کر لیا جاتا ہے۔ فارسٹ اسٹیشن کے اندر پہنچ کر وہ سب لوگوں کو جنگل میں ہوئے حادثے کے بارے میں بتاتی ہے، بین کے بارے میں بھی بتاتی ہے، اور ساتھ ہی اس کیت کے بارے میں بھی بتا دیتی ہے جس کے اندر اس نے سبھی مرے ہوئے لوگوں کو رکھا ہوا تھا۔ پہلے جو لوگ اس جنگل کو خطرناک سمجھنے لگے تھے اور یہاں آنا ہی ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، آج ان سب پر بھی یہ مسٹری کھل جاتی ہے کہ اندر جانے والے لوگ کہاں غائب ہوتے تھے۔ سب کی لاشوں کو ریسکیو کر لیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ساشا کو بھی۔ وہ اب یہاں سے جاتے ہوئے اپنے ہسبینڈ کی ساری یادوں کو سمندر میں بہا دیتی ہے، اور لائف میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتی ہے، جو لائف اب اسے اتنی زیادہ اسٹرگل کے بعد ملی تھی۔ اور ایسے ہی اسے دکھاتے ہوئے یہ مووی یہاں ختم ہو جاتی ہے۔